आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 और दोस्तों, लोगों के पास में बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है ना, अलग अलग चैनल्स के इवेंट्स वगैरह। इलेक्शन एक्सप्रेस, ये हमारी इलेक्शन एक्सप्रेस है। मैं और हमारे सहयोगी करण पंचोली इसी पर घूम घूम कर पूरे अहमदाबाद से, और बल्कि क्या पूरे गुजरात से हर जगह जो खबर कवर करते हैं हम, वो यहीं से करते हैं। इसी इलेक्शन एक्सप्रेस पर ही जाकर हम लोग खबर कवर करते हैं। दोस्तों, अब गुजरात चुनाव 2022 की हम बात कर रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 182 सीटें हैं, और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM हो, ये तमाम पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही है। पहले चरण का चुनाव 1 दिसंबर के रोज होगा, जिसमें 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सौराष्ट्र सबसे अहम उसमें है। सौराष्ट्र से 54 सीटें हैं, और पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने इसमें से 33 सीटें जीती थी। इस बार खास आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर सौराष्ट्र के राजकोट के 3 से ज्यादा दौरे कर चुके हैं। पहले चरण का चुनाव होगा वहां पर, और उसी के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बीजेपी के कई सारे मुख्यमंत्री भी यहां पर लगे हुए हैं। हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ आए थे, और उन्होंने जिस तरीके से भाषणबाजी की, तो यह ऐसा लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी के जो मुकाबला करना चाहती है, तो बीजेपी एक सामने एक हिंदुत्व का चेहरा दिखाती है। कांग्रेस हुआ उल्टा था कि बीजेपी विकास के नारे देती थी, विकास की बातें करती थी, और उसके बाद में हालांकि जो करना होता था तो वो हिंदुत्व का ही काम करती थी। कांग्रेस ने हमेशा से विकास की बात की, भाईचारे की बात की, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जहां पर भी चुनाव होते हैं तो योगी आदित्यनाथ जो है वो जाकर, वो कहते हैं ना, एक शिगुफा छोड़ देना, जाकर एक पिन मार देते हैं। उसके बाद में खुद ब खुद पूरी फिजा गंदी हो जाती है, खराब हो जाती है। ये कहते हैं, जो कहावत है कि एक मछली जो होती है वो पूरे तालाब को गंदा करती है, तो शायद योगी आदित्यनाथ शायद वही मछली है कि जहां पर भी जाते हैं चुनाव के प्रचार में, वहां पर गंद फैलाकर आ जाते हैं, और उसके बाद में सभी नेता उस गंद के अंदर, दलदल के अंदर कूदाकूद करने लग जाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक रैली की, उस रैली में उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल का जो वोटर है वो आतंकवाद जो है वो उनका वोट है। और उसके बाद में जब ये लाइन दे दी बाबा ने, योगी आदित्यनाथ ने, उसके बाद हमने देखा कि नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले गुजरात में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि जो आतंकवादी है वो कांग्रेस के वोटर हैं। अब ये सभी जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि कांग्रेस की इज्जत बुरे से बुरे हाल में हमेशा मुसलमानों ने बचाई है। तो क्या नरेंद्र मोदी ये कहना चाहते हैं कि सभी मुसलमान आतंकवादी है? क्योंकि वैसे भी नरेंद्र मोदी जो बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, लेकिन उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है वो लगातार हमने देखा। वो बिल्किस बानो के मामले में भी हमने देखा कि किस तरीके से बिल्किस के जो दोषी थे उन्हें रिहा कर दिया गया, और जो रिहा करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उसी कमेटी के अंदर जो मेंबर था उसी को गोधरा से फिर टिकट दे दिया गया, CK राहुल जी को, विधानसभा चुनाव में। यानी कि ये मोदी ने साफ कर दिया कि वो क्या चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं, मोदी और शाह दोनों ये दिखाना चाहते हैं कि हिंदू भाइयों, आप घरों से बाहर निकलो, आप मुसलमानों को मारो, काटो, पीटो, आप पर केस चलेगा और सरकार आपकी है, आप बच जाएंगे। यही हो रहा है ना, बिल्किस के साथ में इतना सब हुआ, और उसके जो भी दोषी थे, आप देखिए क्या है, वो आराम से रिहा है, बाहर घूम रहे हैं। इसी तरीके से हमने देखा कि नरोड़ा पाटिया में जो दंगे हुए थे, उस दंगे का जो दोषी था, जिसने 97 मुसलमानों की हत्या की थी, जलाया था मुसलमानों को, काटा था मुसलमानों को, उसका जो दोषी था, जो जेल में रहा, उसकी बेटी को बीजेपी ने टिकट दे दिया। यानी बीजेपी ने यह मैसेज शुरू से ही साफ कर दिया है कि आप कितने भी बड़े कट्टर हिंदू हैं, आप दंगे फैलाते हैं, आप फिक्र न करें, मोदी शाह का आपको पूरा समर्थन रहेगा। ये 2 चीजों से यही बात साफ होती है, और ये अब इसमें शक शुबा नहीं बचा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह वेजलपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे 2 दिन पहले, और उन्होंने ये कहा कि वेजलपुर आखिरी बूथ है, वो बूथ है जिसे मजबूत करना है, अगर उसको मजबूत नहीं करेंगे तो परेशानी होगी आने वाले वक्त में। यानी कि क्योंकि ये सभी को पता है कि जो नए अहमदाबाद की जो शुरुआत होती है वो वेजलपुर से होती है। वेजलपुर के इस तरफ आप देखें तो तमाम मुस्लिम आबादी है, ज्यादातर मुस्लिम बस्ती है, तो ये हिंदू भाइयों को डराने की कोशिश की गई। उसके बाद एक और बयान अमित शाह ने दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा
कि जो लोग दंगा कर रहे थे और 2002 में हमने ऐसा सबक सिखाया कि उसके बाद से कभी दंगा नहीं हुआ। यानी इसका मतलब भले ही तमाम कोर्टों ने और सबने भले ही नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी हो, लेकिन अमित शाह ये मानते हैं कि उन्होंने दंगे करवाए थे। यही तो वो बोलना चाह रहे हैं ना कि हमने ऐसा सीधा किया कि उसके बाद में किसी ने दंगे नहीं किए। तो ये जो तमाम चीजें हो रही है दोस्तों, ये साफ इससे दिख रहा है कि चुनाव को किस तरीके से हिंदू मुसलमान पर ले जाया जा रहा है। इसके पहले हमने देखा हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, वो गुजरात के दौरे पर आए, चुनावी सभाएं की, और वो चुनाव के अंदर उस बंदे को लेकर आ गए जो बरसों पहले मर चुका है, सद्दाम हुसैन, जिसको फांसी की सजा दी गई थी। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मुझे राहुल गांधी की शक्ल दाढ़ी रखने के बाद सद्दाम हुसैन की तरह लगती है। अब सोचिए आपके ये कैसा चुनाव है। क्या यहां पर सद्दाम हुसैन की बात होनी चाहिए? क्या यहां पर पाकिस्तान की, भारत की, हिंदुस्तान की, हिंदू मुसलमान की, कब्रिस्तान की, शमशान की बात होनी चाहिए? या फिर यहां पर विकास की बात होनी चाहिए? विकास की अगर बात करें, कुपोषण में गुजरात सबसे फिसड्डी राज्य है। कुपोषण के सबसे ज्यादा शिकार यहां पर होते हैं। यह मोदी का 27 साल का शासन है। इसके अलावा बात करें हम कि आप देखिए जो दर है देश के अंदर, दूसरे राज्यों के अंदर 1000 पुरुषों पर 950, 980, 989, 999 महिलाएं हैं, जबकि गुजरात में यह दर है 1000 पुरुषों पर महज 230 या 219। तो ये देखिए मोदी का गुजरात राज्य है, ये किस तरीके का गुजरात मॉडल आप समझिए। जो गुजरात कांग्रेस के वक्त में महज 10,000 करोड़ का कर्ज था इस गुजरात के ऊपर, जो आज लाखों करोड़ों में जा चुका है। तकरीबन 2-3 लाख करोड़ का, शायद मान लीजिए कम से कम 1.5 लाख करोड़ का तो कर्ज गुजरात में बताया ही जाता है यहां की जनता पर। तो जो जीडीपी जो नापी जाती है, उसका जो पैमाना है वो यही है कि एक व्यक्ति कितना कमाता है, उसकी आय कितनी है। लेकिन गुजरात के एक व्यक्ति पर कितना कर्ज है उससे समझिए। आपके गुजरात के ऊपर तकरीबन 1.5-2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज कर चुके हैं नरेंद्र मोदी। तो क्या ये आपका गुजरात मॉडल है? क्या इस पर आप बात करेंगे? आपने 3000 करोड़ की स्टैच्यू बना दी नर्मदा के अंदर। मैं पूछना चाहूंगा, हालांकि बहुत वक्त हो चुका है उस चीज को, लेकिन ये पूछा जाना चाहिए ना कि जहां पर आपने 3000 करोड़ की स्टैच्यू बनाई है, आप बताएं वहां पर कितनी स्कूलें बनाई है आपने पिछले 5 साल के अंदर? आप बताइए कितने बड़े हॉस्पिटल्स बनाए आपने पिछले 5 साल के अंदर? तो ये तमाम चीजें हैं, ये गुजरात की जनता को सोचना चाहिए। लेकिन मैंने जैसा कहा कि इस देश की बदकिस्मती यह है, गुजरात शुरू से बीजेपी के लिए प्रयोगशाला रहा है। गुजरात में ये तमाम मुद्दे कोई काम नहीं करते हैं। गुजरात में सिर्फ हिंदू मुसलमान का कार्ड चलता है, और इसीलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस तरीके से अपनी पॉलिसी बनाई, जिस तरीके से बिल्किस बानो के दोषी को रिहा किया, जिस तरीके से नरोड़ा पाटिया में एक दोषी की बेटी को टिकट दिया, जिस तरीके से वेजलपुर में बयान दिया, जिस तरीके से यह कहा कि कांग्रेस का जो वोटर है वो आतंकवादी है, आतंकवाद जो है वो कांग्रेस का वोट बैंक है, ये नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं। फिर अमित शाह कहते हैं कि जिन लोगों ने दंगा किया उनको हमने ऐसा सबक सिखाया, जो लोग दंगे होते तो उनको ऐसा सबक सिखाया 2002 में कि बिल्कुल खामोश हो गए सब, अब कभी दंगा नहीं करते हैं। तो ये तमाम चीजों से ये क्या देखा जा रहा है, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, गृह मंत्री जी? यही मैसेज देना चाहते हैं ना आप कि इस देश का हिंदू ये समझ ले कि वो नंगा नाच भी अगर करेगा तो सत्ता आपकी है। वो एक बड़ी मशहूर कहावत थी ना, सैया मोहे कोतवाल तो डर काहे का। तो यही इसी तरह का माहौल बना दिया इन्होंने। मोरबी के अंदर जिस तरीके से 140 के करीब लोग मर गए पुल टूटने की वजह से, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं था? और कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है गुजरात के अंदर। भ्रष्टाचार नहीं था तो क्या था? ये 140 लोग कैसे मर गए मोरबी के अंदर? क्या कोई कार्रवाई हुई वहां पर? जो वहां पर भी जो बंदा था जो बचाने की कोशिशें कर रहा था कंपनी के मालिकों को, उनको तो आपने टिकट दे दिया। इसके अलावा एक अखबार की खबर यह आई है कि जो कंपनी के, ये जो ओरिवा कंपनी थी और इसके अलावा भी जो कंपनी वगैरह थी, जो मालिकान थे, उन्हें जो है वो शायद ऐसा बताया जा रहा है कि वो यहां पर है ही नहीं, वो अमेरिका भाग चुके हैं, वो गुजरात में नहीं है। इस तरह की कुछ खबरें किसी न्यूज़पेपर की कटिंग में मैंने देखी थी। तो ये तमाम चीजें दोस्तों गुजरात की जनता को समझनी चाहिए कि देश में वोट किसके नाम पर मांगा जा रहा है। कभी यहां पर सद्दाम हुसैन आता है, कभी नवाज शरीफ आता है मुद्दा बीच के अंदर। यूपी में भी यही किया था, कब्रिस्तान, शमशान। मोदी जी ने जनता को चिल्ला चिल्ला कर पूछा था, बताइए शमशान चाहिए, कब्रिस्तान चाहिए? तो लोगों ने कहा हमें शमशान चाहिए। तो कोरोना में ईश्वर ने दे दिया शमशान, खूब लाइनें लग गई थी शमशानों में। तो ये तो देखा गया था। तो आप जैसा मांगेंगे, जैसा चाहेंगे, ऐसा आपको मिलेगा। तो नरेंद्र मोदी जी, आप ये कहते हैं कि गुजरात में महंगाई नहीं है, गुजरात में विकास है, तो
तो ये तो गुजरात की जनता को सोचना चाहिए, महंगाई कहां जा रही है, विकास कितना हुआ है। 3000 से ज्यादा बल्कि 6000 के करीब बताई जाती है कि सरकारी स्कूलें बंद हो चुकी है गुजरात के अंदर। यही गुजरात मॉडल है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। कई सारे प्राइवेट अस्पताल खुल चुके हैं क्योंकि सरकारी अस्पतालों की हालत जानबूझकर खस्ता बना दी गई है। कई सरकारी अस्पतालों को बंद कर दिया गया है। यह है असली गुजरात मॉडल। ये रिवर फ्रंट लोग कई अंधवक्त मुझे कमेंट करेंगे कि ये रिवर फ्रंट नरेंद्र मोदी ने बनाया है। बिल्कुल नरेंद्र मोदी ने बनाया है। विकास जो है वो तरक्की, विकास ये जो है ये होता रहना चाहिए ना। विकास नहीं होगा तो क्या होगा भाई? आप 27 साल आपने राज किया, अगर आपने रिवर फ्रंट बना लिया तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया। और कुछ लोगों को पता नहीं होगा, मैं ये बता दूं कि ये जिस रिवर फ्रंट पर मैं खड़ा हूं, ठीक है बना लिया नरेंद्र मोदी ने, लेकिन अहमदाबाद के जो पहले मेयर थे रफीउद्दीन शेख साहब, ये उनका प्लान था रिवर फ्रंट, उन्हीं के प्लान से रिवर फ्रंट बना है। ये बदकिस्मती है कांग्रेस पार्टी के लोग ये नहीं बना पाए, नरेंद्र मोदी ने ये बना दिया। तो ये जो तमाम चीजें हैं विकास और तमाम चीजों पर जनता को ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार उसकी बुनियादी जरूरतें क्या है, उसके मुद्दे क्या है, बात किस चीज पर होनी चाहिए, वोट किस चीज पर किया जाना चाहिए। क्योंकि अभी शुरुआत हुई, अब पहले ही 1 दिसंबर को जो वो पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, उससे पहले गंद पूरी तरीके से मचाई जा रही है। उल्टे सीधी भाषणबाजी, बयानबाजी उल्टी सीधी की जा रही है। अब देखना है क्योंकि अभी नेता लोग आते रहेंगे, भड़काते रहेंगे, उल्टे सीधे भाषण देते रहेंगे। अब इलेक्शन कमीशन किस पर कार्रवाई करेगा, किस पर नहीं करेगा, वो तो हमें नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये साफ कर दिया कि उसे भरोसा नहीं है इलेक्शन कमीशन पर, इलेक्शन कमिश्नर पर उसे भरोसा नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हमें टीएन सेशन जैसे इलेक्शन कमिश्नर की जरूरत है, इससे भारत की जनता को समझना चाहिए। और हमने देखा कि चीन के अंदर देखिए आज ही ये हुआ कि शी जिनपिंग ने दोबारा कोरोना को लेकर लॉकडाउन लगा दिया, तो वहां की जनता सड़कों पर आ गई, वहां की जनता विरोध करने लगी कि लॉकडाउन हटाओ। तो ये देश की जनता को सोचना चाहिए, देश की जनता को ये होना चाहिए कि एक बार फिर से एक बड़े आंदोलन की जरूरत है भ्रष्टाचार के खिलाफ, भाईचारा मिटाने वालों के खिलाफ, दुश्मनी और नफरत के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इस वीडियो पर कमेंट करिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर इसे शेयर करिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करिए। कई लोगों को हमारे नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक बार आप दोबारा हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।